हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनटीए नेट का पेपर, जो कि 11 मार्च को इसका भी पेपर हुआ था। ऑलरेडी पार्ट 1 से लेके 65 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो चैनल पर अपलोड किए गए हैं। पार्ट 1 प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं वहां पे एनटीए नेट की। और इसका जो सेकेंड पार्ट है जिसमें 66 नंबर से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया था तो उसको एक साथ सुनने में बहुत दिक्कत हो जाती, तो इसलिए इसको पार्ट 2 में बनाया गया है। तो आइए इसको रिवाइज करते हैं इस पेपर को। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मैंने इसको बंद किया था कि निम्नलिखित में से किसने आई और मी की अवधारणा प्रदान की थी। तो ये दिया था आपके जो है जीएच मीड जी ने। किसने दिया था? जीएच मीड जी ने ये दिया था। और इसके नीचे वाला क्वेश्चन यहाँ पे मैं आज डिस्कस करूंगी अब, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्रिप्टो रिलीजियन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो क्रिप्टो रिलीजियन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है ये बताना है, ठीक है। तो अपर्याप्त वस्तु पर लक्षित एक अचेत धार्मिक अभिवृत्ति है, अनुष्ठानों की सचेतन जो समझ है, और फिर अलौकिक शक्ति में अविश्वास है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स 1, ठीक है। यानी क्रिप्टो जो रिलीजियन है वो क्या करता है, जो अपर्याप्त वस्तु पर लक्षित एक अचेत धार्मिक अभिवृत्ति है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। ये नया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कथन दिया गया है, ठीक है। 2 कथन दिए गए हैं और उसको पढ़ना है हमें और देखना है कि क्या इसमें पूछा गया है। देखिए कथन 1 है कि आविष्कार वे पहिए हैं जिन पर क्या है, प्रौद्योगिकी उन्नति करती है, ठीक है। तो आविष्कार क्या है, जो है वे पहिए हैं जिन पर जो प्रौद्योगिकी होती है वो उन्नत करती है। तो बिल्कुल पढ़ने से ही लग रहा है कि सकारात्मक बात कही, यानी जो आविष्कार होते हैं वो क्या है कि जिन पर जो प्रौद्योगिकी हमारी है, ठीक है, वो क्या करती है, उन्नत करती है उसी के भरोसे। तो बिल्कुल सही बात है। तो सही कथन तो सही हो गया ना। अब दूसरा वाला कथन देखते हैं कि आविष्कार सामाजिक या सांस्कृतिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं करते। तो क्या ऐसा है? ऊपर वाली तो बात जब ये कह रहा है कि प्रौद्योगिकी से उन्नत करती है, नीचे कह रहा है कि आविष्कार सामाजिक या सांस्कृतिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं करती। तो ऐसा कैसा कि कोई जो आविष्कार होगा वो हमारे सोशल और कल्चरल को प्रभावित ही नहीं करेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल गलत हो गया ना कथन। आप लोग पढ़िए, देखिए कितना आसान टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देके इसको एक बार देखने की जरूरत होती है। तो कथन जो पहला है वो सत्य है, लेकिन जो दूसरा है वो क्या है, वो गलत है। यानी आविष्कार जो होते हैं वो हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक पुस्तक पूछी गई है कि इंडियन साधुज, ये सब बहुत बार हमने बताया है। इंडियन साधुज, साधुज ऑफ इंडिया, 2 पुस्तक है ना। अब साधुज ऑफ इंडिया किसकी है? बहुत लोगों को तुरंत क्लिक कर गया होगा। बीडी त्रिपाठी जी की पुस्तक है। किसकी है? बीडी त्रिपाठी। और ये जो इंडियन साधुज है ये जीएस घुरिये जी की पुस्तक है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान आ गया। वैसे मैं एक बार जब भी कोशिश करती हूँ कि जो चीजें रहती हैं वो तुरंत अगर आ रहा है तो तुरंत उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी जान लेने से क्या होता है कि वो चीजें वहीं पे क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो इंडियन साधुज किसकी पुस्तक है? जीएस घुरिये जी की, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट हो गया। चलिए अगले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे एक पूछा गया है कि टोटम किसको संदर्भित करता है। तो जो टोटम था जिसका अध्ययन दुर्खीम ने किया था, कहाँ पे? अरुणिता जनजाति, ठीक है। अरुणिता जनजाति का अध्ययन किया था दुर्खीम ने, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। तो वहां पे जो टोटम था ये किसको संदर्भित करता था? तो व्यक्तियों का एक समूह जो पहाड़ियों और वनों में रहते हैं, जो दैनंदिन की जो अपवित्र वस्तुएं थी, पशु और पादप या अन्य वस्तुएं जिनको विशेष सम्मान दिया जाता है, एक व्यक्ति जो तंत्र मंत्र जादू टोना करता था, या सामान्य से भिन्न एक वस्तु जो श्रद्धा भाव पैदा करती थी। तो अब नीचे दिए गए विकल्पों में सही को चुनना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी आपका हो जाएगा और ई हो जाएगा, ठीक है। तो सी और ई, सी और ई मतलब थर्ड वाला। यानी सी में देखिए जो पशु वहां के थे, जो पेड़ पौधे थे। पशु में देखिए चुरिंगा क्या था, जो ये टोटम था वहां पे एक चुरिंगा था। चुरिंगा नामक क्या था? पक्षी था, ठीक है। पक्षी था। यानी पशु पादप, वहां पे जो पेड़ थे, जो अन्य वस्तुएं थी, उनको विशेष सम्मान दिया जाता था, ठीक है। तो इस टाइप में देखिए सी था ना, तो सी हो गया। उसके बाद में फिर आपका ई क्यों हुआ? क्योंकि सामान्य से भिन्न एक वस्तु जो क्या पैदा करती थी? श्रद्धा भाव। यानी उन लोगों को उसके प्रति एक श्रद्धा था, एक विश्वास था कि ये हमें मुसीबत के समय में बचाएगा। जैसे महामारी आ गई या कोई चीज आ गई या कोई अकाल आ गया, ठीक है। तो इस टाइप में वो लोग क्या करते थे कि सामान्य से अदर हटके एक जो भिन्न वस्तु थी, जैसे उनका जो पक्षी हो गया, जो पेड़ पौधे हो गए,
वो उनसे श्रद्धा भाव उनके पैदा होता था। अभी भी आजकल देखिए हम लोग जो है क्या करते हैं अपने हर चीज, जैसे पेड़ पौधे हैं, पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, ठीक है। तो पादप यानी जो ये जो हो गए पेड़ पौधे, इन पे क्या है हमारा एक श्रद्धा भाव होता है। जैसे कोई कह दिया कि अरे गर्मी आ गई, चलिए नीम के पेड़ को पानी डालते हैं, ठीक है। तो पूरा गांव ही पानी डालने लगता है। तो ये क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो विश्वास ही तो है, श्रद्धा ही तो है। तो यही हम करते हैं। तो यही वहां पर भी था। तो डी सी हो गया आपका और ई हो गया, ठीक है। सामान्य से भिन्न एक वस्तु जो श्रद्धा भाव पैदा करती है और वो सभी लोग क्या करते हैं, सामाजिक रूप से फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि अल्फ्रेड शुट्ज का उपागम निम्नलिखित में से किस दार्शनिक परंपरा के अंतर्गत आता है। तो अल्फ्रेड शुट्ज फेनोमेनोलॉजी, ठीक है, यानी जो सामाजिक आपका ये सामाजिक प्रघटना शास्त्र था, इसके जो जनक हैं वो अल्फ्रेड शुट्ज हैं, ठीक है। तो फेनोमेनोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। तो ये इसी से रिलेटेड है ना। निजात प्रसाद जो एथनोमेटोलॉजी है उसके तो हेराल्ड गॉर्फिंगल हैं। ड्रामेटोलॉजी से गॉफमैन वगैरह ये सब जुड़े हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी मीड ब्लूमर इस सब जो है इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, प्रघटना शास्त्र के जो जनक है वो अल्फ्रेड शुट्ज महोदय हैं, ठीक है, इस दार्शनिक परंपरा के अंतर्गत, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आसान क्वेश्चन है ये सब फिलहाल, लेकिन जो नए बच्चे हैं जो एमए वगैरह भी कर रहे हैं वो भी अपना तैयारी करते रहते हैं और फर्स्ट टाइम में ही एग्जाम देते हैं। और बहुत बच्चे तो इतने जो है अच्छी जगह से जो पीजी वगैरह करते हैं उनका तो नेट पहली बार में ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो लोग अपना भी पेपर देखते हैं तो एक अच्छी जो है उनकी थोड़ा सा प्रीवियस पे पकड़ बन जाती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे देखिए अवधारणाएं हैं और उनके चिंतक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है डिसमेंडिंग, ठीक है, डिसेमेंडिंग, वैज्ञानिक प्रबंधन, साइबोर्ग और अति यथार्था यानी हाइपर रियलिटी। तो ये भी कहीं ना कहीं पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन फोर हमारा वैसे राइट आंसर है। अब इसको एक बार हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ए का सेकंड हो जाएगा यानी वी सत्रहितीकरण, ठीक है, यानी डिसेम्बरिंग, ठीक है। तो इसको कौन है जो है ए का सेकंड यानी एंथोनी गिडिंग्स। अब इसको इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं एक बार, ये है क्या ए, हाँ इसको इंग्लिश में भी वही है डिसेम्बरिंग, ठीक है। तो इसको ये कौन है, इससे एंथोनी गिडिंग्स जी इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट है, साइबर्ग है और हाइपर रियलिटी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा इंग्लिश में भी आप लोग देख लिया करिए पेपर को देते समय, ठीक है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन, तो इससे कौन है, ये किससे हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा बी का थर्ड यानी जो है एफ डब्ल्यू टेलर महोदय, ठीक है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन एफ डब्ल्यू टेलर महोदय हैं। और जो साई वर्ग है वो सी का वन यानी साइबोर्ग, तो सी का वन हो जाएगा यानी डोना हेरावे, ठीक है। तो साइबोर्ग यानी डोना हेरावे। और अति यथार्थता की बात जो करते हैं हाइपर रियलिटी, ठीक है, ये कौन है, ज्या बार्डिलार्ड, ठीक है। तो ज्या बार्डिलार्ड है इसके अति यथार्थता से रिलेटेड। तो डी का आपका फोर हो जाएगा। तो ऑप्शन फोर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो उनका वो टाइम पीरियड कब कब क्या चीजें थी ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा यानी सबसे पहले क्या होगा ई वन पे यानी यूरोपियन का पुनर्जागरण जो हुआ था, ठीक है, यूरोप में। और फिर जो है डी आपका हो जाएगा यानी अमेरिकी क्रांति जो हुई थी, यानी सबसे पहले यूरोपियन पुनर्जागरण रेनेसां वगैरह जो हुआ था, और फिर अमेरिकी क्रांति वहां की जो वाणिज्यिक क्रांति हुई थी। फिर उसके बाद में ए पे आपका जो फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में जो सामाजिक का दो कारक थे और बौद्धिक कारक थे चार पांच, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। उसके बाद में ये आपका जो है ये तो तीसरे पे हो गया, ठीक है। तो वन पे यूरोपियन पुनर्जागरण, फिर टू पे अमेरिकी आपका हो गया, और फिर आपका फ्रांसीसी हो गया तीन नंबर पे, और चौथा सी नंबर यानी समाजवाद का उदय, ठीक है, समाजवाद का उदय। और फिर आपका बी यानी फिर नारीवाद का उदय, ठीक है। तो लास्ट में क्या हुआ, नारीवाद का उदय हो गया। तो इसलिए सेकंड वाला क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा माता पिता और बच्चे के मध्य अथवा भाई और बहन के मध्य जो यौन काम है उस संबंध को होने से रोकता है। तो ये कौन सा है, ये है आपका निकटाभिगमन, ठीक है, निकटाभिगमन ये कहते हैं। निकटाभिगमन निषेध जो होता है ये होता है यानी इंसेक्ट टैबू, ठीक है। तो ये मना ही करता है रिश्तों में, जैसे भाई बहन का रिश्ता हो गया और तमाम सारी ऐसे जो पवित्र रिश्ते हैं हमारे,
ठीक है। तो ये क्या है, निकटा भिगमन निषेध यहाँ पे पाया जाता है। जैसे जेठ और भयो का जो संबंध होता है, भाई बहन का संबंध हो गया, तो इसमें जो है ये निकटा भिगमन निषेध एक प्रकार से है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। माता पिता और बच्चे के मध्य अथवा भाई और बहन के मध्य, ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया भी गया है, ठीक है, ये प्रथा, ठीक है। तो निकटा भिगमन निषेध इसको कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड हमारा इंसेक्ट टैबू, तो ऑप्शन थर्ड ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि मेलिनोवस्की ने किनके बीच अपना निजातीय क्षेत्र कार्य किया था। तो मेलिनोवस्की कहाँ पे किए थे, ट्रोवियांड आइलैंडर्स, कहाँ पे किए थे, ट्रोवियांड द्वीपवासी, ठीक है। तो यहाँ पे किया था, जबकि अंडमान में किसने किया था, रेडक्लिफ ब्राउन ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, विलियम फुट वाइट की स्ट्रीट कार्नर सोसाइटी किसका एक उदाहरण है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आप पूरे जो मान के चलिए कि 32-33 लेक्चर होंगे, जो बच्चे अच्छे से रिवाइज किए होंगे तो पहली बार में ही 60-65 क्वेश्चन ऐसे ही सही कर लिए होंगे, ठीक है। पेपर इतना इजी आया है। अब विलियम व्हाइट स्ट्रीट कार्नर सोसाइटी, अब मेलिनोवस्की किससे रिलेटेड है, कहाँ का अध्ययन किए, ये सब मतलब बहुत बार ये सब चीजें बताई गई, नेट में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन था, हाँ 10-15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए विलियम व्हाइट स्ट्रीट कार्नर सोसाइटी किसका एक उदाहरण है। तो किसका इन्होंने किया था, इन्होंने जो है सहभागी अवलोकन किया था। क्या किया था, सहभागी अवलोकन वहां पे किया था, और स्ट्रीट कार्नर सोसाइटी नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तो ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, बड़े होने यानी एजिंग, वृद्धावस्था, ओल्ड एज और प्रौढ़ होने की प्रक्रिया का अध्ययन कहा जाता है। तो ये सब सर के लेक्चर में, सर हमारे यहाँ जो टेस्ट होता है वीकली एवरी मंडे को होता है नेट का, ठीक है। तो ये सब जेरेंटोलॉजी रिलेटेड है ना, आपका जेरेंटोलॉजी, ठीक है। तो इससे जो वृद्ध जन की जो समस्याएं हैं वो जेरेंटोलॉजी, वृद्धावस्था ओल्ड एज, ठीक है, प्रौढ़ होने की प्रक्रिया का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जेरेंटोलॉजी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन वन हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि द गिफ्ट, द फॉर्म्स एंड फंक्शंस फॉर एक्सचेंज इन आर्केज सोसाइटीज पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो द गिफ्ट, देखिए अब इतना बड़ा पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन द गिफ्ट अगर जिसको याद है तो किसकी पुस्तक है, मार्शल मार्श की, ठीक है, किसकी पुस्तक है, मार्शल मार्श की। तो ये पुस्तक लिखी थी मार्शल मार्श जी ने। तो द गिफ्ट ही जिसको याद होगा, तो द गिफ्ट दिया था किसने, मार्शल मार्श जी ने। तो द गिफ्ट, द फॉर्म्स एंड फंक्शन फॉर एक्सचेंज इन आर्केज सोसाइटीज, ठीक है, तो मार्शल मॉस। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो कौन से सही हैं, दुर्खीम का मानना था कि ईश्वर समाज के मानव निर्मित प्रतीक है। दुर्खीम का मानना था कि सभी धर्मों का उद्भव टोटमवाद से हुआ है। दुर्खीम ने अफ्रीका जनजाति के धार्मिक प्रथाओं का अध्ययन किया। दुर्खीम ने धर्म की धर्मपरक मीमांसा प्रस्तुत की। दुर्खीम का यह मानना नहीं था कि उन्होंने जिस जनजाति एबोरिजन का अध्ययन किया वह उद्विकास के एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है जिससे प्रत्येक समाज को गुजरना चाहिए। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुने। तो इसमें ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा, केवल बी, ठीक है, केवल बी। यानी क्या सही है कि दुर्खीम का मानना था कि जो सभी धर्मों का उद्भव किससे हुआ है, टोटमवाद से हुआ है, ठीक है, और बाकी जो चीजें हैं वो सही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, अन्य समाजकर्ताओं अथवा संस्थाओं पर सामाजिक क्रिया के अभीष्ट और मान्यता प्राप्त परिणाम हैं, ठीक है। तो जो अन्य समाजकर्ताओं अथवा संस्थाओं पर सामाजिक क्रिया के जो अभीष्ट और मान्यता प्राप्त परिणाम है वो क्या कहते हैं, प्रकट प्रकार, जिसका किसने अध्ययन किया था, आर.के. मर्टन जी ने, ठीक है। आर.के. मर्टन, प्रकट अप्रकट, ठीक है, ये सब लेटेंट मैनिफेस्ट फंक्शन की बात की थी उन्होंने, ठीक है, प्रकट अप्रकट और इस टाइप के जो प्रकार थे। तो ये किसके जो क्रिया, सामाजिक क्रिया के अभीष्ट और मान्यता प्राप्त, ठीक है, अच्छे के लिए, तो प्रकट प्रकार होता है, लेटेंट फंक्शन, ठीक है। तो प्रकट प्रकार ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि सभ्यता, किसने कहा कि सभ्यता सांस्कृतिक विकास का उच्चतर चरण है जो बौद्धिक सौंदर्यपरक प्रौद्योगिकी और आध्यात्मिक लब्धि से अभिलक्षित होता है। तो ये किसने कहा है कि जो सभ्यता है वो सांस्कृतिक विकास का उच्चतर चरण है जो बौद्धिक सौंदर्यपरक प्रौद्योगिकी और आध्यात्मिक लब्धि से क्या होता है, अभिलक्षित होता है। तो मैकाइवर योंग पेज, फेयर चाइल्ड, बीरस्ट्रीट, गिलिन योंग गिलिन। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कहा, ये कहा है फेयर चाइल्ड महोदय ने, ठीक है। चलिए अगला है इसमें
कि विवाह का वह प्रकार जिसमें दो अथवा अधिक महिलाएं किसी पुरुष से विधिक रूप से जुड़ी पति पत्नी होते हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है? तो विवाह का वह प्रकार जिसमें दो अथवा अधिक महिलाएं हों, यानी दो अथवा अधिक महिलाएं किसी पुरुष से विधिक रूप से जुड़ी हों, उसे किस विवाह से जाना जाता है? तो प्रतिलोम विवाह, साली विवाह, बहुपत विवाह, तो ये सब तो है नहीं, आप लोगों ने देखा। प्रतिलोम विवाह जो अपने से निम्न वर्ण कुल में विवाह जो लोग करते हैं वो प्रतिलोम होता है। साली विवाह यानी जो है ये क्या कहते हैं, लेबी रेट तो आपका देवर वाला हो गया, साली विवाह उसको सोरो रेट कहते हैं, ठीक है। बहुपत विवाह यानी जो एक एक कन्या के जो बहुत सारे पति होते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका क्या 5 पांडव, ठीक है, वाला विवाह हो गया आपका, तो वो बहुपत विवाह का उदाहरण है। तो ऐसा नहीं लग रहा है ना कि जिसमें दो अथवा अधिक महिलाएं किसी पुरुष से विधिक रूप से जुड़ी हुई, यानी कानूनी रूप से। विधिक मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ऊपर दिया गया होगा। अब हाँ, लीगली, ठीक है। अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच 2 or more women are legally matched to one man is known as, ठीक है। तो हाइपोगैमी हो गया आपका, सोरोरेट, पॉलिएंड्री, नन ऑफ द अबव। तो अब हम देख रहे हैं इसमें ना प्रतिलोम है, ना साली विवाह है, ना बहुपत विवाह, ये लीगली थोड़ी ना था। तो इसमें में से क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए यहाँ पे कथन वाले क्वेश्चन बहुत दिए गए हैं, ठीक है। कथन दिया गया है कि वक्रीय सहोदरज वे सहोदरज हैं जिनके माता पिता जो है आपस में भाई बहन होते हैं, ठीक है। वक्रीय सहोदरज वे सहोदरज हैं जिनके माता पिता आपस में भाई बहन होते हैं। कारण दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के अनेक जनजातियों समुदायों में वक्रीय सहोदरज विवाह प्रथा विद्यमान है, ठीक है। तो बातें दोनों सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या जो है सही व्याख्या इसकी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने शक्ति के 3 आयाम, निर्णय कार्य, गैर निर्णय कार्य, आकांक्षाओं को आकार देना के बारे में कहा गया है? तो किसने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न्यू है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और कई बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने शक्ति के 3 आयामों, यानी जो शक्ति थे उसके 3 आयाम, जैसे निर्णय कार्य, गैर निर्णय कार्य, आकांक्षाओं को आकार देना के बारे में कहा गया। देखिए फ्रेंड्स, ये पेपर सॉल्व करने का जो मतलब है, मान लीजिए इसमें 70 क्वेश्चन आसान आया, ठीक है, आप लोग कर लिए, लेकिन अब सारा तो मेरिट डिसाइड कर रही है ना। 2 क्वेश्चन से सिर्फ किसी का इंटरव्यू रुक जाता है, किसी का 1 क्वेश्चन से चयन रुक जाता है। तो यहाँ तो एक प्रश्न सही हो जाए, अगर हम पूरा पेपर पढ़ ले, मान लीजिए यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं प्रैक्टिस, और एग्जामिनेशन में हमें यहाँ से सिर्फ इस पेपर से एक प्रश्न मेरा नया आ जाए और वो सही हो जाए और हमें पता चले कि नेट के पेपर से वो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेट 2022 वाला जो पेपर था जो जनवरी में हुआ था, वहां से एक क्वेश्चन आया था। अब सोचिए कि तो फिर अब मान लीजिए वो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कूल होकर के रिवाइज करने की, ठीक है। तो इसीलिए पेपर आप लोग अच्छे से रिवाइज कर डालिए, जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं काम आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने शक्ति के 3 आयाम, निर्णय कार्य, गैर निर्णय कार्य और आकांक्षाओं को आकार देना के बारे में कहा गया है? तो ये किसने कहा, ये कहा ऑप्शन 3 यानी स्टीवन ल्यूकस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। हमारे यहाँ जो है वो नेट का बैच भी चल रहा है, रनिंग में है, अभी स्टार्ट हुआ है नया। तो आप लोग जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहें टेस्ट वगैरह वो अपना ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पर चल रहा है इस समय। और देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सचेतन उपभोग और सचेतन अपशिष्ट के प्रतिमानों का विश्लेषण किया है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने सचेतन उपभोग और सचेतन अपशिष्ट के प्रतिमानों का विश्लेषण किया है? एक्चुअली क्या है ना कि एग्जामिनेशन इतना जल्दी हो जाता है, कभी कभी इतना लेट खींच रहे हैं, और अभी इन्होंने देखिए तुरंत करवा दिया जनवरी में, फिर जून वाला पेपर लग गया। तो मतलब अगर आप लोग अपनी तैयारी नहीं करेंगे तो पूरा सिलेबस ही नहीं कवर हो पाएगा, ठीक है। तो जो भी चीजें कर रहे हैं उसको पूरा तत्काल एकदम लग जाइए पेपर पे, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी होगा, ठीक है। तो समय ही नहीं है कि आप लोग पूरे 10 यूनिट सब्जेक्ट के और 10 यूनिट पूरे फर्स्ट पेपर के कवर कर पाए। तो उसको पूरी निरंतरता जो है अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि जब तक आपका पूरा सिलेबस नहीं खत्म होगा, आप उसको अपना टेस्ट वगैरह नहीं देंगे, जो सारी चीजें उसकी प्रक्रियाएं अगर उसको आप लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं तो इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप करते रहिए, शुरुआत कर दीजिए। और चलिए, तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किसने सचेतन उपभोग और सचेतन अपशिष्ट के प्रतिमानों का विश्लेषण किया, ठीक है। तो किसने किया था, फस्टिन वेवलेन, ठीक है।
थर्स्टिन वेबलन, इनको जो है तकनीकी प्रौद्योगिकीवादी कहा जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने सचेतन उपभोग और सचेतन अपशिष्ट के प्रतिमानों का विश्लेषण किया है? तो किसने किया है? थर्स्टिन वेबलन। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका यह कथन है कि शिक्षा संपूर्ण सामाजिकरण का वह भाग है जिसके माध्यम से हम उन भूमिकाओं को सीखते हैं जो प्राप्त आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। इस प्रकार हम इसको द्वितीयक सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में कहते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा? शिक्षा संपूर्ण सामाजिकरण का वह भाग है। तो ये किसने कहा था? आपका ये कहा था जो है 2। ठीक है, यानी ये जो है आपके हो जाएंगे योगेंद्र सिंह। ठीक है, किसने? योगेंद्र सिंह। शिक्षा जो है संपूर्ण सामाजिकरण का वह भाग है जिसके माध्यम से हम उन भूमिकाओं को सीखते हैं जो प्राप्त आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। इस प्रकार हम इसको द्वितीयक सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में भी कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा योगेंद्र सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है इसमें कि ट्रेजेडी ऑफ कल्चर, आदर्शवादी संस्कृत, औद्योगिक समाज और सुस्पष्ट उपभोग। तो इसकी बात किसने की है ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। आइए एक बार इसको रिवाइज भी कर लेते हैं। ए का थर्ड यानी ट्रेजेडी ऑफ कल्चर, तो ए का थर्ड यानी जॉर्ज सीमेल। ठीक है, तो जॉर्ज सीमेल हो गया। और फिर बी का 1 आदर्शवादी संस्कृत, तो ये पेट्रिन सोरोकिन महोदय हो गए। ठीक है, और औद्योगिक समाज सी का 4 यानी हर्बर्ट स्पेंसर। और सुस्पष्ट उपभोग की बात किसने की थी? ये किया था आपका डी का सेकंड यानी थर्स्टिन वेबलन। ठीक है, तो डी का सेकंड हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मेगालोपोलिस। ठीक है, तो मेगालोपोलिस की जो शब्द का सृजन किसने किया है ये बताना है। ठीक है, तो मेगालोपोलिस शब्द का सृजन किसने किया? तो ये किया है ज्या गॉटमैन। ठीक है, तो ज्या गॉटमैन ये नया है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेगालोपोलिस शब्द का सृजन किसने किया है? तो ये किया था ज्या गॉटमैन जी ने। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें देखिए पुस्तकें हैं, उनके राइटर हैं ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी, द मैकडलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंस इंडिया और व्हेन अ ग्रेट ट्रेडिशन मॉडर्नाइजेज। ठीक है, तो ये सब जो है नेशन बिल्डिंग वाली पुस्तक पूछी गई है और ये मैकडोलाइजेशन जो है ये रिटजर जी की है। ठीक है, तो इसी से आप मिला लेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए इसमें ए का सेकंड यानी ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी, तो किसका है? ये आपका हो गया ब्लाउ का, पीटर एम ब्लाउ। तो ए का हो गया आपका सेकंड और फिर बी का हो गया थर्ड यानी जो ये मैकडोलाइजेशन ऑफ सोसाइटी है तो ये रिटजर जी की पुस्तक है। ठीक है, नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया है, ये किसकी है? सी का आपका हो जाएगा 4 नंबर यानी M.N. श्रीनिवास। ठीक है, तो सी का आपका 4 हो जाएगा और डी का हो जाएगा यानी व्हेन अ ग्रेट ट्रेडिशन मॉडर्नाइजेशन जो है। ठीक है, तो ये आपका मिल्टन सिंगर जी की है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यात्मक बल की अवधारणा से संबंधित है? तो कौन है? ये है आपके डेविसियन मूर, इन्होंने फंक्शनल अप्रोच की बात की थी। ठीक है, अस्थिरीकरण में। अब यहाँ पे देखिए वो दिया गया है आपका गद्यांश। ठीक है, तो इसको सावधानी पूर्वक पढ़ना है और इसी आधार पर इसको पूरे प्रश्न को करना है। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें सारी चीजें ऑलरेडी दी रहती हैं, बस उसी को पढ़ करके आप लोगों को जो है उसका आंसर देना रहता है। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है कि पहले इसको अच्छे से पढ़िए, यानी इसको पढ़ते हैं पहले एक बार। प्राचीन समाजशास्त्रियों के चिंतन में इस अवधारणा की प्रधानता थी कि किस प्रकार मनुष्य तथा समाज के विकास के सुनिश्चित चरणों को पार कर व अधिकतम जटिलता से गुजर कर पूर्णता के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। समाज के सामान्य विकासवादी मॉडल का निरूपण अनेक विशिष्ट सिद्धांतों में किया गया है। उदाहरण के लिए काम्टे ने 3 चरणों का वर्णन किया। ठीक है, तो काम्टे ने थोड़ा सा ऐसे ध्यान से वो भी कर लीजिएगा कितने चरणों का। अब इसी पे मान लिया क्वेश्चन पूछ लिए, इसी में से बना लिए कि काम्टे ने कितने चरणों का वर्णन किया, तो यहाँ पे कितना दिए? 3। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे ही जिनके माध्यम से भी समाज को गुजरना ही चाहिए, वे 3 चरण है क्या? विजय, सुरक्षा और उद्योग। ठीक है, अब विजय, सुरक्षा, उद्योग 3 चीज की उन्होंने बात की है। उन्होंने प्रत्येक के लिए मनुष्य की सोच को विकास में समांतर चरण को निरूपित किया है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। यह पाल लौकिक के माध्यम से होकर तात्विक से निर्मित हो रहा है। यह अंततः काम्टे ने अपने प्रत्यक्षात्मक दर्शन
तक पहुंचता है। यद्यपि स्पेंसर की विकास संबंधी रूपरेखा कम भव्य थी, तथापि उनकी यह धारणा थी कि समाजशास्त्र सर्वाधिक जटिल रूप में विकास का अध्ययन है। ठीक है, समाजशास्त्र क्या है? जटिल रूप में विकास का अध्ययन। ये किसने कहा? जो है स्पेंसर का मानना था। ठीक है, स्पेंसर। अब इसमें और नीचे भी दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि इस जो पैसेज है वो 10 क्वेश्चन 5-5 के हिसाब से 2 पैसेज दे रहे हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग समझ जाइए। इसीलिए मैं इसको पूरा पढ़ रही हूँ और अंडरलाइन भी कर रही हूँ। तो इसी समय जो लोग नए होंगे या जिनके प्रश्न गलत हो रहे होंगे वो लोग एक बार अब इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो विकासवादी मॉडल में समाज को ऐसा माना गया कि मानव मनुष्य के सामाजिक विकास में काफी कुछ अंतर्निहित है, जिसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक चरण बारी बारी से प्रस्तुत हो ताकि प्राकृतिक नियम के अनुसार यह अपनी भूमिका निभा सके। स्पष्ट है कि इस अवधारणा से सामाजिक दार्शनिकों को विकासवाद के सिद्धांत को हथियाने तथा इसका उपभोग अपनी राजनीतिक स्थिति में सहायक बनाने का लोग समरण नहीं कर पाए। उदाहरण के लिए अमेरिकी समाजशास्त्री विलियम ग्राहम समनर, तो विलियम ग्राहम समनर कहाँ के समाजशास्त्री थे? अमेरिका के। और सुविधा वंचित व्यक्तियों पर सुविधा प्राप्त व्यक्तियों के विशेषाधिकार को इस आधार पर न्यायोचित बताया कि यह विभेद योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत के अनुसार प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो अब कौन बताया? समनर ने। ठीक है, तो अब देखिए जो है योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत के अनुसार प्रकृति का नियम है। समनर जिसे सामाजिक डार्विनवाद की संज्ञा दी गई है। स्पेंसर की तरह विकास के विचार का उपभोग सुधार एवं सामाजिक परिवर्तन के प्रयास को यह तर्क देते हैं कि अवसद्ध किया कि सामाजिक विकास को प्रकृति द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने बताया कि यही कारण है कि सबसे बड़ी भूल जो मनुष्य से ही हो सकती है वह है बैठकर स्लेट और पेंसिल हाथ में पकड़े और एक नवीन सामाजिक संसार की योजना बनाएं। ठीक है, अब ये आपका पैसेज था। अब इसी से ही वो 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो आइए से देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ समझ में आएगा इसमें पढ़ने पे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि विलियम ग्राहम समनर के अनुसार योग्यतम की उत्तरजीविता पर आधारित प्रकृति के नियम द्वारा निम्नलिखित को न्यायोचित ठहराया गया है। तो किसमें किया गया? सुविधा वंचित व्यक्तियों पर सुविधा प्राप्त व्यक्तियों का विशेषाधिकार। ठीक है, क्या है? जो सुविधा वंचित व्यक्तियों पर सुविधा प्राप्त व्यक्तियों का। तो अब देखिए इन्होंने क्या बताया था? सुविधा वंचित, ये कहाँ पे था? ये देखिए। अब आप लोग देखिए यहाँ पे कैसे मैं इसको देख रही हूँ, इसीलिए मैं एक बार आप लोगों को इसको करवा भी दे रही हूँ। सुविधा वंचित व्यक्तियों पर सुविधा प्राप्त व्यक्तियों के। अब आप लोगों को देखिए समझ में आ गया होगा, सेम लाइन यही दी गई है ना पैसेज में। अब यहाँ पे क्या है? सुविधा वंचित, और ऑप्शन में 1 में पूछा गया सुविधा प्राप्त, तो ये तो होगा नहीं ना, यानी सुविधा वंचित सेम तो लाइन वही है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो गया पैसेज से। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। तो अब देखिए पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं, पैसेज वही है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा। अब बार बार तो पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, एक ही बार पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए प्रारंभिक समाजशास्त्रियों के चिंतन में इस अवधारणा की प्रधानता थी कि किस प्रकार मनुष्य तथा समाज उद्विकास के सुनिश्चित चरणों को पार कर पाए। तो कैसे कर पाए? अधिक जटिलता और पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अधिक जटिलता और पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे पूछा था। देखिए ऊपर वाले पैसेज में मैंने बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे देखिए दे दी हूँ, अधिकतम जटिलता से पूर्णता के तरफ पहुंच रहे हैं। आप लोग देख लिए होंगे ना, ये भी सेम बात कही गई है पैसेज की। इसको देखते हुए चलिएगा आप लोग। तो ये दूसरा भी क्वेश्चन आपका सही हो गया, यानी यही दिया गया, अधिक जटिलता और पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे पैसेज का। निम्नलिखित में से किसके अनुसार उद्विकास का अध्ययन सर्वाधिक जटिल रूप का है? तो किसके अनुसार? ये कहता है स्पेंसर। ये भी आप लोगों ने लाइन में देखा ही था, स्पेंसर कहता है। ठीक है, सेम वहां पे ऊपर दिया गया है। फिर अब चौथे क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे सामाजिक डार्विनवादी बताया गया। तो किसे बताया गया सामाजिक डार्विनवादी? तो इस पैसेज में जो है समनर को भी बताया गया है और स्पेंसर की भी बात की गई, तो उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा दोनों हो जाएगा। तो उपयुक्त अब एक लोगों की तो नहीं, जब इस टाइप में है तो वहां पे समनर की भी चर्चा की गई और स्पेंसर की भी, तो दोनों लोग हो गए। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। यानी ये भी चीज सही हो गई, पैसेज में पूछा ही है, समनर की चर्चा की गई है। अब अगला इसमें देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे हैं।
उन्होंने पूछा कि निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार समाज को विजय, सुरक्षा तथा उद्योग के चरणों से गुजरना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा ही था, किसने कहा था, ऊपर तो मैंने लगा ही दिया था जब पढ़ा था पैसेज, कांट ने 3 चरणों का वर्णन किया। किसका 3 चरण है, विजय, सुरक्षा तथा उद्योग। अब देखिए ये भी क्वेश्चन, कहाँ इसमें क्या चीज टफ है, पांचों तो सही हो गए, आपके पैसेज में ही दिया गया है ये सब चीजें। दिया गया है ना आपके पैसेज में, पांचों क्वेश्चन सही हो गए ना। देखिए पढ़ते समय कितना आसान लग रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों ने गलत किया होगा, लेकिन अब जब करेंगे तो अब सही होगा। ठीक है, तो अब जब भी पैसेज आए तो आराम से पहले पैसेज को पढ़िए, फिर उसी पैसेज से ही आंसर उसमें आपका छुपा रहता है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देखिए एक पैसेज और आया है, अब इसको भी पढ़ते हैं। हाल ही में घनश्याम शाह 1990, तो घनश्याम शाह है 1990 ने भारत के सामाजिक आंदोलनों पर एक बहुत महत्वपूर्ण और सुप्रलेखित साहित्य समीक्षा प्रकाशित की है, जिसमें अन्य आयामों के अतिरिक्त जनजातीय आंदोलन के विभिन्न वैज्ञानिक वर्गीकरण का विवेचन किया है। एल के महापात्र सामाजिक आंदोलनों से जनजातीय आंदोलनों हेतु व्यापक रूप से प्ररूप विज्ञान का अनुप्रयोग करते हैं, जिसमें क्या है, प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी और क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में इनका वर्णन करते हैं। प्रतिक्रियावादी जो आंदोलन अच्छे पुराने दिनों को वापस लाने हेतु आंदोलन प्रारंभ करने के प्रयास करते हैं, जबकि जो रूढ़िवादी संरक्षणवादी आंदोलन तथा यथास्थिति बनाए रखने हेतु प्रयास करते हैं, जबकि जो संशोधनवादी या क्रांतिकारी आंदोलन है वे जो बुराई, पाप या निम्न रीति रिवाजों, विश्वासों या संस्थाओं का विनाश करके सांस्कृतिक या सामाजिक व्यवस्था में सुधार या परिष्करण के लिए आयोजित किए जाते हैं। सुरजीत सिन्हा आंदोलनों को जातीय विद्रोह, ठीक है, उसके बाद में सुधार आंदोलन, भारतीय संघ के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता, अलगाववादी आंदोलन, कृषि असंतोष के रूप में वर्गीकृत करते हैं। अब के एस सिंह ने क्या किया, सुधार के बदले संस्कृतिकरण, जातीय आंदोलनों की जगह उन्होंने सांस्कृतिक आंदोलन शब्दों के प्रयोग के साथ कमोबेश वर्गीकरण करते हैं। संक्षिप्त रूप में घनश्याम शाह जो प्रारूप वैज्ञानिक वर्गीकरण इस प्रकार से प्रतिपादित किया। तो क्या किया घनश्याम शाह ने, जातीय आंदोलन, कृषि आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, ये सभी तीनों प्रकार केवल परस्पर व्याप्त ही नहीं है, बल्कि वे स्वतः संबंधित और एक दूसरे की ओर अग्रसर भी हैं। अब इसमें इतनी सारी बात की गई है, अब इसी से निकाल करके वो आपका क्वेश्चन बना देंगे। अब आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। एल के महापात्रा ने सामाजिक और जातीय आंदोलनों को निम्नलिखित में से किस रूप में विवेचित किया। तो किसमें किया, ऑप्शन 3 हमारा है प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी और संशोधनवादी। आइए देखते हुए क्या पैसेज में पूछा है। एल के महापात्रा कहाँ पे गए, ये देखिए, एल के महापात्रा सामाजिक आंदोलन में जनजातीय आंदोलनों के व्यापक रूप से प्रयोग किया, प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी, क्रांतिकारी आंदोलन। क्वेश्चन सही हो गया ना। तो ये आपका हो गया ऑप्शन 3। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत ने हाल ही में सामाजिक आंदोलनों पर सुप्रलेखित साहित्य समीक्षा किसने प्रकाशित की। ठीक है, तो किसने की, ये की है आपकी घनश्याम शाह ने। ये भी आपके पैसेज में पूछा है। घनश्याम शाह ने सामाजिक आंदोलनों पर एक बहुत सुप्रलेखित साहित्य समीक्षा प्रकाशित की। देखिए सही हो गया ना, सब उसी पैसेज में ही है क्वेश्चन आपके, कुछ अलग से नहीं पूछा गया है, दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ पैसेज एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ऊपर जाइए क्वेश्चन वहां पे है। हाँ, तो आपका ये घनश्याम शाह हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, पूछा गया कि प्रतिक्रियावादी आंदोलन किसके लिए आंदोलन आरंभ करने का प्रयास करता है। तो किसके लिए, अच्छे पुराने दिनों को जो है वापस लाने हेतु। ठीक है, ये भी आपके पैसेज में ही दिया गया था, किसके लिए किया गया था। अब देखिए चौथा क्या क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से किसने भारत के सामाजिक आंदोलनों का वर्गीकरण और विवेचन नहीं किया। तो किसने नहीं किया, दीपांकर गुप्ता का नाम इसमें नहीं दिया गया था आपके पैसेज में। ठीक है, जबकि सुरजीत सिन्हा, के सिंह, घनश्याम शाह की चर्चा की गई है, लेकिन दीपांकर गुप्ता आपके पैसेज में कहीं भी नाम नहीं उल्लेखित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले जो लास्ट है इस सीरीज का वो देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरजीत सिन्हा के आंदोलनों का वर्गीकरण का भाग नहीं है। तो अब सुरजीत सिन्हा के आंदोलन की चर्चा की ही गई है। ठीक है, क्या की गई है, सुरजीत सिन्हा कहाँ पे है, वैसे तो ऊपर मैंने लगाया था, लेकिन एक बार देख ही लेते हैं। ये है आपके सुरजीत सिन्हा,
इन्होंने जातीय विद्रोह, सुधार आंदोलन, भारतीय संघ के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता, अलगाववादी आंदोलन और कृषि असंतोष, इतनी सारी चीजों पे इन्होंने वर्क किया था। अब इसमें क्या पूछा कि आंदोलन का भाग नहीं है, तो सुधार आंदोलन का किया था, अलगाववादी ने जातीय विद्रोह का किया था, लेकिन क्या प्रतिक्रियावादी का किया था? नहीं, प्रतिक्रियावादी कहाँ उन्होंने कहीं पे यूज किया। आप लोग देखिए सुरजीत सिन्हा का जातीय विद्रोह, सुधार आंदोलन, भारतीय संघ के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता, अलगाववादी, ठीक है, कृषि असंतोष, लेकिन इसमें कहीं पे प्रतिक्रियावादी की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो जो आपके 100 क्वेश्चन थे, यहाँ से आपका ये फर्स्ट पेपर शुरू हो जा रहा है। फर्स्ट पेपर हम बाद में कवर करेंगे। तो ये आपका फाइनल कंप्लीट हुआ पेपर 11 मार्च को जो हुआ था एग्जामिनेशन। आप सभी लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप लोग इतना देर से हमारे साथ में बने हुए थे और लगातार इस पेपर को रिवाइज भी करते हैं समय समय पर। तो सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, जो भी नए अभ्यर्थी हैं या जो भी जो है अब एग्जामिनेशन की अपनी तैयारी कर रहे हैं, हायर पीजीटी, उन लोगों के लिए भी। तो सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद।